हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड साथियों ये वीडियो होगा। और साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। और साथियों आपको मैं यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आंसर को यहाँ पे मैंने फ्रेम किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड मैंने आंसर को फ्रेम किया है, प्रियम्बल से रिलेटेड मैंने आंसर को फ्रेम किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स से रिलेटेड मैंने आंसर को फ्रेम किया है, साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू और डॉक्ट्रिन ऑफ फेवियर से। साथियों ये ऐसे टर्मिनोलॉजी है जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी से रिलेटेड मैंने आंसर फ्रेम किया है और आप इस आंसर को चाहें तो अच्छे से 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथियों बिना देर किए हम इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है जब मैं आंसर फ्रेमिंग करता हूं तो ये यूपीएससी के ही फॉर्मेट पे मैं आंसर फ्रेमिंग करता हूं। तो साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये सबसे पहले आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए है। तो साथियों ये जो भी चीज़ है ये यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए आपका आंसर राइटिंग सेशन है और ख़ास करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। साथियों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे द प्रियम्बल to the constitution states the objective which the constitutional seeks to achieve and promote and also aid the legal interpretation of the constitution। साथियों मेरा मानना ये है कि जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट आपको ध्यान से देखना है, समझना है आखिर में क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। पहले आपको अगर क्वेश्चन का रेंज पता चल जाएगा कि हाँ ये इस जगह से पूछ रहा है, तब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो आप एक बेहतर आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो साथियों आपको देख करके ही समझ में आ रहा है कि ये प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और इसमें कहा क्या जा रहा है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हमको दिखाना है। किसके ऑब्जेक्ट को दिखाना है, जो प्रियम्बल में जो सारी बातें लिखी गई हैं उन सभी बातों के ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, अपने आंसर के माध्यम से शो करना है। और यहाँ पे क्या करना है, एक इंटरप्रिटेशन करना है, लीगल इंटरप्रिटेशन करना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, क्या उनके बनाए हुए रास्ते पे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके बनाए हुए उनके रास्ते को क्या ये अचीव कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ये बात हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम प्रियम्बल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये इतना क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो और भी आपका आंसर बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। इम्पॉर्टेंस मीन्स कि प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगी, जो कि आपको अपने आंसर फ्रेमिंग में ये बातें लिखना अनिवार्य होगा। जब आप इस बातों को लिखेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया है, जो मैंने केस लॉ लिया है, उन सभी केस लॉ को लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर एक साबित होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो आगे देखिए साथियों, अब आगे साथियों इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल के बारे में। Preamble generally set the ideas and goals which the makers of the constitution intended to achieve। यहाँ पे आपको आप लोगों ने अपने आंसर को बस इतना ही में देखिए आपने क्या बता दिया कि प्रियम्बल जो होता है जनरली सेट्स करता है किसके, आइडियाज़ एंड गोल्स को। हम प्रियम्बल को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फादर्स थे उनके क्या क्या आइडिया थे, उनके क्या क्या गोल थे, उन्हीं सभी आइडियाज़ के बारे में और गोल्स के बारे में क्या किया गया है, हमारे प्रियम्बल में इंडिकेट किया गया है। और उसी गोल्स को और उसी आइडियाज़ को हमको क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली अचीव करने की बात की जाती है। किसके अकॉर्डिंग साथियों, ये प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमको ये किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया था और इन्हीं के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या बना दिया गया था, इसी को प्रियम्बल का रूप दे दिया गया और इसी को प्रियम्बल माना गया। ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आगे देखिए, कह रहा है प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल क्या होता है साथियों, ये भी कभी कभार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या है। तो ये साथियों क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है टू द स्टेट्यूट एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंस्टेंट एंड पॉलिसीज़ को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, मीन्स कि अपने डेवलप्ड को, अपने समझ को डेवलप्ड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट हैं, जो कि पॉलिसी मेकर हैं, उनके हम
लक्ष्यों को देखते हैं कि आखिर में वो किस प्रकार के कानून को बनाते हैं, कैसे कानून को बनाते हैं, ये सब हम कहाँ देखते हैं, ये सभी प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इट कंटेन द आइडियाज़ ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू अचीव। हम उन सभी आइडियाज़ को यहाँ पर देखते हैं जिसको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान था, जो अचीव करना चाहता था, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। इट डज नॉट ग्रांट एनी, अब देखिए क्या हो रहा है, इट डज नॉट ग्रांट एनी पावर बट इट गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पास खुद का अपना कोई पावर नहीं होता है, लेकिन ये क्या देता है, ये साथियों हमको एक प्रकार का डायरेक्शन देता है, और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम अपने कानून को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। वही सारी चीज़ें बता रहा है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ये कह रहा है इसके पास, प्रियम्बल के पास खुद का अपना पावर नहीं होता है। प्रियम्बल तो वो चीज़ है जो कि हमको क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि हाँ भाई साहब, अगर आप डीपीएसपी पे काम कर रहे हैं तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप डीपीएसपी पे काम करेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आप उसी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ही आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आप किसी के फंडामेंटल राइट को बाय द लॉ के अकॉर्डिंग ही आप कर्टेल कर सकते हैं, आप अन्यथा नहीं कर्टेल कर सकते हैं। तो ये सब क्या बता दिया गया, ये सभी के सभी हमको डायरेक्शंस दिए गए हैं। कहाँ पे ये डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमारे प्रियम्बल में ये सभी के सभी डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। आगे देखिए, कह रहा है द वर्ड वी द पीपुल ऑफ इंडिया इंडिकेट द सॉवरेनिटीज लाइज इन द पीपुल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इनिमेट्स फ्रॉम देम। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कहाँ से देखते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया में, हम भारत के लोग में ये सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, कह रहा है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द विल ऑफ द पीपुल। यहाँ पे क्या है, जो अल्टीमेट सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या है, वो यहाँ पे विल है। किसका, विल ऑफ द पीपुल, लोगों का जो विल है वही अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट पावर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आगे साथियों यहाँ पे केस लॉ, जब आप अपने आंसर को कभी भी फ्रेम करेंगे और खास करके यूपी के एग्जामिनेशन में, तो आपको अपने सपोर्ट में, आंसर के सपोर्ट में आपको केस लॉ देना जरूरी होता है। जब तक आप केस लॉ नहीं देंगे तब तक आपका आंसर एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसी में आगे देखिए, कह रहा है केस लॉ इन री बेरूबनी यूनियन, केस लॉ का एक मामला आया था जो कि 1960 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस लॉ में बता दिया गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन आगे देखिए, इस पर डिबेट बढ़ता गया कि क्या जब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं है तो उसको फिर रखने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो आगे देखिए क्या इस पर किस प्रकार का बहस हुआ। जब बहस होते होते कुछ दिन आ गया, ये 1960 का मामला है, फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आता है जो कि आप सभी लोगों के द्वारा ये जजमेंट पढ़ा गया होगा, और इस जजमेंट का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 को इसका जजमेंट आया था। और कितने तारीख को आया था, तो 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आया था। और साथियों इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कहा गया, किसके लिeu में, प्रियम्बल के लिeu में, कि हाँ प्रियम्बल जो है हमारा क्या है, वो पार्ट है कि नहीं है, क्या बताया गया। जैसे रिबेरूबरियन यूनियन में बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि प्रियम्बल जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अब देखिए इस केस में क्या बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया गया है केशवानंदा भारती के मामले में कि प्रियम्बल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। Court held that the preamble of the Constitution is an extreme importance and the Constitution should be read and interpret in the light of the preamble। हम उसको इसके साथ रीड भी कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लॉ को अमेंड भी कर सकते हैं। किसके द्वारा बताया गया है, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। किसके द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं, ये बताई गई है एपेक्स कोर्ट, मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। और किस मामले में बताई गई है, तो साथियों ये बताया गया है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में ये सारी बातें बता दी गई थी। यहीं पे साथ ही साथ बेरूबरी यूनियन के मामले में बता दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। क्या है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। आगे देखिए साथियों, एक और हमारे पास मैटर आया, वो कौन सा मैटर था, तो वो था मैटर हमारे पास सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला, जो कि 1965 का मामला है। सबसे पहले हमारे पास रे बेरूबरी यूनियन का मामला आया,
फिर उसके बाद से साथियों इन सज्जन सिंह का मामला आया, फिर उसके बाद से केशवानंद भारती का मामला आया। अब देखिए किस प्रकार से सज्जन सिंह के मामले में क्या कहा जा रहा है। सज्जन सिंह के मामले में कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द सम एंड सबस्टांसेस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सम है और सबस्टांसेस है किसके, फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। ये बात किस में बताया गया है, ये बात बताया गया है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट केस लॉ आया साथियों जो कि 1994 में आया था और इस केस का नाम था एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला था। और ये भी जजमेंट अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट है साथियों। इस जजमेंट के बारे में देखिए क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट रिट्रेडिएट द व्यू हेल्ड इन केशवानंद भारती केस एंड हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे केशवानंद भारती के जजमेंट में बताया गया था कि कौन प्रीएम्बल जो है वो पार्ट हो गया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया है। लेकिन जब हम एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को यहाँ पे वॉच करेंगे तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। और इंटीग्रल पार्ट किसका माना गया है, प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो साथियों इस तरह से देख सकते हैं कि आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड एक आंसर बन रहा था, उस आंसर को मैंने यहाँ पे फ्रेम करने का 100% कोशिश किया। अगर साथियों आपको अगर इस टाइप के और आंसर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी और आंसर हो सकते हैं उन सभी आंसर को मैं फ्रेम करके आपके पास लेकर के आऊँगा। अब साथियों देखिए आपके एग्जामिनेशन में आजकल का ट्रेंड जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट हो गया है। अब आपसे 5-5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है और कह रहा है इसी क्वेश्चन को आप क्या करिए, इसको डिफाइन करिए। तो जैसे यहाँ पे डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ और इन टर्मिनोलॉजी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को यहाँ पे उठाते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता क्या है, इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे होता है, आखिर में जब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की इस्तेमाल किया जाता है तो कितने दिनों तक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी चीज़ों का जवाब ये हमारा देगा। और ये हम कहाँ से देखते हैं, तो जब हम साथियों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कह रहा है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट लॉ इज वॉइड। लॉ क्या होता है, वॉइड हो जाता है। इसमें किसमें, जब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग जाता है तो लॉ को इसमें क्या कर दिया जाता है, वाइड कर दिया जाता है। वाइड का मतलब होता है साथियों शून्य कर दिया जाता है। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंस कहा जाता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हम आर्टिकल नंबर 13 को खोलते हैं तो यही सबसे पहले शब्द हमको देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई भी लॉ असंगत होगी किससे, प्रीएम्बल से, मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर कोई भी लॉ असंगत होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको इनकॉन्सिस्टेंस कर देंगे। मीन्स कि असंगत अगर होता है तो हम उसको समाप्त कर देंगे। वही बात कर रहा है इनकॉन्सिस्टेंस और कॉन्ट्रावेंशन विथ द फंडामेंटल राइट। किससे, फंडामेंटल राइट्स से अगर हमारे कॉन्ट्रावेंट होगा, अगर हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वहाँ से हटा देंगे, उसको हम शून्य घोषित कर देंगे। ये बात कौन कर रहा है, हमारा आर्टिकल नंबर 13 ये बात कर रहा है। आगे देखिए कर रहा है इट मीन्स दैट द होल लॉ इज़ नॉट वाइड। वहाँ पे सारे के सारे कानून को नहीं वाइड कर देंगे, उस पार्ट को, उस हिस्से को हम वाइड कर देंगे जो हमारे क्या करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते पे कर्टेल अगर करता है तो। अब देखिए साथियों कर रहा है आर्टिकल 30 बट ओनली द पोर्शन ऑफ द लॉ इज वाइड। उसी पोर्शन को क्या किया जाएगा, शून्य किया जाएगा। जो पोर्शन हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं से कर्टेल कर रहा है, कहीं ना कहीं से ब्रीच कर रहा है, उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को हम वाइड घोषित कर देंगे। which contravention fundamental right rest in the law may be continued to stand and remain operative। बाकी जो भी लॉ हैं वो सभी के सभी लॉ काम करेंगे, लेकिन जो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं से भी कर्टेल करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वहीं पे समाप्त कर देंगे, हम उसको वहीं पे वाइड कर देंगे। द नीड ऑफ दिस डॉक्ट्रिन अराइजेज व्हेन दिस इज एन इशू ऑफ इनवैलिडिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ पार्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स की बात आती है, तब इसका हम क्या करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का। आगे देखिए साथियों कह रहा है द फ्रेज, एक फ्रेज बनाया गया है, द फ्रेज टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंसी एंड to the extent of contraventions clearly indicates that the interventions of the framers of the constitution was to strike down only the portion। यहाँ पे बात बताया जा रहा है
कि हम किसको, अगर हमारा किसी भी फंडामेंटल राइट को वो क्या कर रहा है, इनकॉन्सिस्टेंस कर रहा है, डेरोगेट्स कर रहा है हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, तो हम पूरे लॉ को नहीं करेंगे। जितना उसका पोर्शन कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को इनकॉन्सिस्टेंस कर रहा है या डेरोगेट कर रहा है, हम उस पोर्शन को क्या करेंगे, हम उस पोर्शन को क्या करेंगे, वॉइड घोषित कर देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है। और क्या कर देंगे, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द लॉ विच इज़ अल्ट्रा वायरस, जो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वाइड कर देंगे। साथ ही साथ साथियों, जब हम इस तरह के आंसर लिखते हैं तो हमें केस लॉ भी लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे हम केस लॉ लिख रहे हैं इन किहोतो होलोहन वर्सेस जसिल्लू, जो कि 1993 का ये मामला आया था। और ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मामले के अंदर तक मैं घुसा हूँ और उस मामले को मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। देखिए कह रहा है, इन दिस केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सेक्शन 10 ऑफ द 10th शेड्यूल, किसके बात कर रहा है, सेक्शन 10 ऑफ द 10th शेड्यूल पारा 7 रिमेन्स वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए साथियों, पारा 7 में क्या बात बताई गई थी, कहा गया था पारा 7 बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये जो पारा 7 था किसका, सेक्शन 10 का किसका, 10th शेड्यूल का जो सेक्शन नंबर 10 का पारा नंबर 7 था, ये क्या कर रहा था, ये बार कर रहा था, किसको बार कर रहा था साथियों, तो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स को ये क्या कर रहा था, बार कर रहा था। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, इस पार्ट को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, यहाँ पे वाइड कर दिया गया था। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज सेवरल फ्रॉम द मेन प्रोविजंस, इसको क्या कर दिया गया था, इसको वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर दिया गया था और उसको क्या किया गया था, सेवरल कर दिया गया था। मीन्स कि मेन प्रोविजन से इसको क्या कर दिया गया था, हटा भी दिया गया था ऑफ द 10th शेड्यूल, सो दैट पार्ट ऑफ द लॉ इज वैलिड। और जो बाकी पार्ट था इस कानून का, उसको हम क्या माने थे, उसको हम लोग वैलिड माने थे। केस का क्या नाम था, किहोतो होलोहन वर्सेस जचिल्लू का मामला था। और ये जजमेंट जो है साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। अब आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स के बारे में। साथियों, जब हम एकलिप्स की बात करते हैं तो ग्रहण के सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, और वही डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स की बात यहाँ पे करता है। देखिए क्या कर रहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट द लॉ विच कॉन्ट्रावेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट वाइड एब इनिशियो। ये क्या है, ये जो होता है, जो इक्लिप्स होता है, ये वाइड एब इनिशियो नहीं होता है, ये शुरुआत से ही शून्य नहीं होता है। क्या, जो हमारा इक्लिप्स होता है, जो ग्रहण का सिद्धांत होता है, वो शुरुआत से ही शून्य नहीं होता है। अब आगे देखिए साथियों, कह रहा है इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकॉन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, कोई लॉ पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे समाज में, अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इक्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन द सिचुएशन एग्जिस्टिंग लॉ रिमेन्स इक्लिप्स्ड, तब हम क्या करेंगे, तब हम इक्लिप्स का सिद्धांत वहाँ पे लागू करेंगे। एंड डोरमेंट टू द एक्सटेंट इट कम अंडर द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट इज डोरमेंट एंड इक्लिप्स बट नॉट डेड, इसको डेड भी नहीं किया जाएगा, इस पोर्शन को क्या किया जाएगा, वहाँ तक के लिए वाइड करार कर दिया जाएगा। इसको वाइड एब इनिशियो ये नहीं होता है, इसको उस टाइम उसको वाइड दे दिया जाएगा, इसको डेड बट नॉट डेड, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। किसको, जो इक्लिप्स का सिद्धांत होता है उसके कानून के ऊपर कुछ देर के लिए ग्रहण का सिद्धांत लग जाता है, कुछ देर तक उसको ढप दिया जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यही बताना चाहता है। एज सून एज द इक्लिप्स इज रिमूव्ड, अगर इक्लिप्स उसको, अगर समय के साथ अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको लागू कर दिया जाता है, इक्लिप्स को हटा दिया जाता है। द लॉ बिगिंस ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिमूवल, जिस डेट से इक्लिप्स को हटा दिया जाता है उसी डेट से उस कानून को क्या मान लिया जाता है, उस कानून को ऑपरेशन मान लिया जाता है कि हाँ अब ये कानून क्या होगा, अब हमारे समाज में फिर से कानून ऑपरेट होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास केस लॉ आता है साथियों। अब इस केस लॉ को देख लीजिए। केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट इन भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का ये मैटर है। फॉर्मुलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स, इसी में क्या किया गया था, इसी में फॉर्मुलेशन किया गया था, किसका साथियों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स का इसी केस लॉ के माध्यम से फॉर्मुलेशन किया गया था। क्या कहा जा रहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट अंडर दिस डॉक्ट्रिन द लॉ इज overshadowed by the fundamental rights and remains dormant. Subsequently in the state of Gujarat versus Ambika Mills 1974 के मामले में the court modified its views expressed in दीप चंद्र केसेस, फिर उसके बाद से महेंद्र लाल जैन केसेस एंड सगीर अहमद केसेस। द कोर्ट हेल्ड दैट, क्या कोर्ट ने कहा था द कोर्ट हेल्ड दैट, अब कोर्ट क्या कहा था, द कोर्ट हेल्ड दैट द
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, विच और इनकॉन्सिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट और नॉट वाइड एब इनिशियो फॉर ऑल पर्पज। इन सभी केसेस को यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इन केसेस में बताया भी गया था कि ये क्या होता है, ये वाइड एब इनिशियो नहीं होता है, ये पर्पस को देख करके क्या किया जाता है, इसके ऊपर इक्लिप्स को लगाया जाता है। अब नेक्स्ट डॉक्ट्रीन को हम यहाँ पे डील करेंगे साथियों, जो कि हमारे पास डॉक्ट्रीन ऑफ वेवियर के नाम से आता है, और ये भी डॉक्ट्रीन हमारे मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए साथियों, इस डॉक्ट्रीन में क्या कहा जा रहा है, दिस डॉक्ट्रीन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द अमेरिकन जूरिस्ट। ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ वेवियर है, इसको किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया, तो ये अमेरिका के एक जूरिस्ट हैं, इन्हीं के द्वारा इस डॉक्ट्रीन को फॉर्मुलेटेड किया गया। इज राइज अ क्वेश्चन दैट कैन अ सिटीजन वेव्ड हिज फंडामेंटल राइट। क्या एक सिटीजन, एक नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है, मीन्स कि छोड़ सकता है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर के तौर पे बताया गया है, द आंसर इट इज़ नो। इस आंसर में बताया गया कि नहीं, एक व्यक्ति, एक जो मनुष्य है, वो अपना एक सिटीजन है, अपना फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, कभी भी वेव नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। ए पर्सन कांट वेव्ड और अबेंडन। एक जो पर्सन होता है वो कभी भी छोड़ नहीं सकता है, कभी भी अबेंडन नहीं कर सकता है इस फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने फंडामेंटल राइट्स को। द डॉक्ट्रीन ऑफ वेबर इज नॉट एप्लीकेबल इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 3 में हमको, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में जो भी हमको राइट दिए गए हैं, जो भी हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनको हम कभी भी वेव्ड नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है in Baseshwar versus Income Tax Commissioner cases, law held that these rights have not only been enshrined in the Constitution for personal interest। ये जो राइट हमको दिया जाता है साथियों, किसका राइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का राइट दिया जाता है, ये हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होता है, फॉर आल्सो फॉर बेनिफिट ऑफ इंटायर सोसाइटी। और ये किसके लिए होता है, हमारे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होता है, और साथ साथ ये इंटायर सोसाइटीज़ के लिए होता है। इसीलिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव आउट नहीं कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, जस्टिस सुब्बा राव ऑब्जर्व दैट द फंडामेंटल राइट वेयर इन नेचर कॉन्सिव्ड एंड इनेक्टेड इन द नेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्या होता है, जस्टिस सुब्बा राव के भी द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया और बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट होता है साथियों, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, एंड देयर फॉर कैन नॉट बी वेव्ड। और इसको क्या किया जा सकता है, इसको वेव्ड नहीं किया जा सकता, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। आगे देखिए साथियों, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जा रहा है वो जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, और इससे भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू को आप टर्म को इसको डिफाइन करिए। तो देखिए साथियों, इसमें क्या बताया जा रहा है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द पावर टू द कोर्ट अंडर विच दे चेक एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एज वेल हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि क्या करेगा, जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनाया जा रहा है, जो भी लॉ को पास किया जा रहा है, उस लॉ को क्या करेंगे, ये चेक करने का पावर इनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है और हाई कोर्ट को दिया जाता है, जिससे कि ये चेक करेंगे, यही तो बताएंगे कि हाँ पार्लियामेंट साहब आपके द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है वो लॉ क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं कर्टेल नहीं कर रहा है, चाहे किसी के भी ऊपर पब्लिक पॉलिसी के ऊपर अपोज नहीं कर रहा। ये जांच कौन करेगा, तो ये जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। उसी के बारे में जुडिशियल रिव्यू बात कर रहा है। कह रहा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली नेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बट इट इज़ इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 13। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो उसमें हमको कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए करा, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज फर्स्ट प्रोमुलेटेड बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस लॉ में क्या किया गया था, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू को वहाँ पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे, तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में नहीं साथियों, ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या किया गया था, पहली बार इसको फॉर्मुलेट किया गया था, किसको, जुडिशियल रिव्यू को। और हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में एक केस आया था जिसका नाम था इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1997 का जजमेंट था। द सुप्रीम कोर्ट रिटरेटेड दैट द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू गिव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। साथियों, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, तो जब हम लोग केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का मामला जब हम लोग रीड करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का, और इसी को भी जुडिशियल रिव्यू को क्या क्या मान लिया गया, जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही
पार्ट मान लिया गया है। और इसको यहाँ पे दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही तरह पे काम करता है। एंड इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। और इसको क्या किया जा सकता है, इसको किसी भी तरह से संशोधन करके हटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत भी इसको नहीं हटाया जा सकता है। किसको नहीं हटाया जा सकता है, तो साथियों जुडिशियल रिव्यू को किसी भी तरह से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे केशवानंद भारती के मामले में तमाम चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में बताया गया है, इसी तरह इसको भी क्या बताया गया है, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ही यहाँ पे डिनोट किया जाता है। और इसी तरह से इसको हटाया इसको नहीं जा सकता है, किसको, जुडिशियल रिव्यू को। तो साथियों ये यहाँ पे जो भी आंसर था उन सभी आंसर को मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने प्रोड्यूस करने का कोशिश किया। साथियों अगर लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इस टाइप के आंसर हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर इसी टाइप के सेशन आपको और चाहिए तो साथियों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए इसी टाइप के और भी सेशन बना करके वीडियो ले करके बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।